एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए मल्टी एसेट अप्रोच कितना काम करता है? There is a theory, and that theory is called as Parkinson law of money. So, what is Parkinson law of money? Parkinson law says that expenditures will always expand themselves to meet the income available. हाय एवरीवन, वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ ओ माय फाइनेंस। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। फिनोमिक्स एक वीकली पॉडकास्ट है जिसमें हम स्टॉक मार्केट्स, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से जुड़े टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं और साथ ही हर ट्यूसडे नया वीडियो अपलोड करते हैं। सो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। हम हर चीज की प्लानिंग करते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी चीजों की, चाहे हमें घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो या फिर कोई हॉलिडे प्लान करना हो। लेकिन क्या हम अपने फाइनेंसेस को प्लान करते हैं? जी हाँ, आज हमारा पॉडकास्ट इसी टॉपिक पर होने जा रहा है। मेरे साथ है नीरज चौहान, जो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड सीईओ ऑफ द फाइनेंशियल मॉल। वेलकम नीरज, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you so much, Charu. Thanks for having me on the show. तो नीरज, शुरुआत इस सवाल से करना चाहूंगी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो खाली सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है। आफ्टर ऑल आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपको पैसा बचाना भी है। तो कैसे एक आम दर्शक को या एक आम इन्वेस्टर को स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? देखो चारू, यू राइटली सेड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होती। पैसा कमाना सिर्फ एक माध्यम है। जनरली हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है बड़े सारे इन्वेस्टर्स के साथ में या बड़े सारे लोगों के साथ में कि आमदनी उनकी बहुत होती है, बट जब आप उनकी नेटवर्थ की बात करते हो या उनके बैंक बैलेंसेस की बात करते हो तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता है कि जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा खर्च हो रहा है। जब आप नई जनरेशन से बात करते हो तो आपको सुनने को मिलता है कि दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, एंड व्हेन वी आस्क मी व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, लार्जली पैसे कम मिलते हैं। सो दे कीप ऑन हॉपिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, टू थर्ड, टू फोर्थ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जिस जॉब में भी जाते हैं वहां जो भी उनका हाइक मिलता है उतना ही खर्चा भी शुरू हो जाता है। तो समहाउ द प्रॉब्लम विद द करंट इन्वेस्टर्स आज की डेट में इज दैट they are not able to manage their expenditures. They are not able to look beyond today. They just want to live in today. और जब ये सब स्थिति होती है तो आपने पैसा कल के लिए नहीं बचाया तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे होगी? ऐसे में एक बहुत उदाहरण जनरली जब हम बात करते हैं तो मैं देता हूं कि जब आप आज एक कोई भी पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जो आपके आज के कंजम्पशन के लिए है, विच इज टू बी कंज्यूम्ड टुडे, and another portion which is to be consumed later in the years, right? That later can be 1 साल के बाद भी हो सकता है, वो 5 साल के बाद भी हो सकता है, वो 10 साल के बाद भी हो सकता है, वो 20 साल के बाद भी हो सकता है। तो आपको देखना ये है कि वो हिस्सा कितना है और क्या आप उसको सही तरीके से आने वाले समय के लिए निवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और वो निवेश भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर वो पैसा आने वाले 1 महीने बाद के लिए है तो अलग तरीके से निवेश होगा, लेकिन वो पैसा अगर आने वाले 20 साल के बाद के लिए तो वो अलग तरीके से निवेश होगा। तो जब आपके पास पर्याप्त राशि है, आपके पास वो अमाउंट है कि आपका जब वो जरूरत है उस पैसे की कंज्यूम करने के लिए या किसी एक्सपेंडिचर के लिए या किसी गोल को मीट करने के लिए, तो उस टाइम आपके पास वो पैसा अवेलेबल हो, आपको किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े और आप अपने उस खर्चे को, अपने उस सपने को, अपने उस जिम्मेदारी को निभा पाए। जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं तो हम कहते हैं आपका फ्यूचर जो है फाइनेंशियली सिक्योर्ड है। लेकिन अगर वो स्थिति नहीं है तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, और जो आपका इनफ्लो है वो इनफ्लो कितना भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आपकी नेटवर्थ नहीं बढ़े हो और आप ईयर ऑन ईयर अपनी नेटवर्थ को बढ़ा नहीं रहे हैं। सो मेरा मानना ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी नेटवर्थ पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है और आने वाले अगले साल में कितनी होने वाली है, क्या वो बढ़ रही है। जैसे जब बजट आता है तो आप देखिए, भारत की सरकार या कोई भी सरकार है वो हर साल डेफिसिट और सरप्लस की बात करती है अपने बजट के अंदर। तो एज ए पर्सनल फाइनेंस हमारे को भी एज एन इंडिविजुअल ये देखना चाहिए कि चाहे वो मेरा इंडिविजुअल है या फैमिली का कलेक्टिव है, क्या मेरी ग्रोथ हो रही है, क्या मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है। तो हमारे को नेटवर्थ देखनी है, इनकम नहीं देखनी है। नीरज, मेरा अगला सवाल ये होगा कि हमें
मतलब जब कोई बहुत कहते हैं ना आपत्ति आ पड़ती है या जब इमरजेंसी आ जाती है, तो हमें ध्यान आता है कि अरे काश अब मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तो काश मैंने ये 5 साल पहले या 10 साल पहले मैंने अपनी सेविंग स्टार्ट करी होती, तब आज वो पैसा मेरे काम आ जाता। तो जब जब आप जब एग्जैक्टली वो टाइम आता है ना, तो मतलब वो कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे आप शुरुआत करें। और स्पेशली जो है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो 20s में हैं, पहले तो इतना नहीं था, बट अब काफी उनमें भी जो है काफी जागरूकता है कि दे आर ऑल्सो मोर अवेयर कि अब से हम शुरुआत करें हैं, भले ही अभी उनका स्टार्ट हुआ है करियर का। तो लाइक व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट? Very interesting question, Charu. There is a quote which says the best time to invest was 20 years earlier, right? And the next best time is today. सो जब जब जागो तब सवेरा। अगर आप आज से शुरू करें कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो बीता कल है हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं, बट व्हाट वी कैन डेफिनेटली डू इज वी कैन प्लान फॉर द फ्यूचर, वी कैन स्टार्ट टुडे, वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग और हाउ मच यू आर सेविंग। आइडिया इज टू हैव दैट पाथ, आइडिया इज टू स्टार्ट दिस जर्नी, राइट? जब हम कहते हैं ना वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं, तो पहली चढ़ाई जब हम शुरू करते हैं पहले कदम से शुरू हो जाती है, बड़ी मंजिल बहुत दूर होती है, लेकिन पहुंच जाते हैं वहां पे। कोई हाँ 2 घंटे में पहुंच जाता है, कोई 3 में, कोई 4 में। तो आपके डिपेंड करता है आप स्टेप्स कितने ले रहे हैं। तो आप निवेश करना शुरू कीजिए, आज से करना शुरू कीजिए, जो भी जमा राशि है। अब इसका ना चारू एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसा मैंने कहा कि पैसे लोग कहते हैं नहीं बचते हैं और जॉब चेंज करते रहते हैं, जो मैंने अपने शुरू में कहा। देयर इज अ थ्योरी एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज पार्किंसन लॉ ऑफ मनी। सो व्हाट इज पार्किंसन लॉ ऑफ मनी? पार्किंसन लॉ सेज दैट expenditures will always expand themselves to meet the income available, right? Which means कि आपकी आय कितनी भी है, आपका खर्चा उसको मीट करने के लिए अपने आप को बढ़ा लेगा। सो करना क्या है? और ऐसे में होता यही है कि हम कहते हैं हमारे पास कभी भी पैसे नहीं बचे, तो आप कन्वर्स ऑफ पार्किंसन लॉ इस्तेमाल कीजिए, जिसमें वो कहता है कि यू रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर, सो यू इन्वेस्ट फर्स्ट। तो जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर आपकी इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, उस इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दीजिए। तो जैसे ही आपकी सैलरी अगर 1 तारीख को आ रही है, आपने एसआईपी शुरू किया, 1 तारीख को डेबिट हो गया, पैसा ही नहीं बचा, तो बाय डिफॉल्ट आपका खर्चा कम हो जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगी। So if you start using that principle going forward, you will see कि साल 2 साल 3 साल में धीरे धीरे करके पैसा बढ़ना शुरू होगा। और शुरू में पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जस्ट लाइक बैम्बू ट्री, पता ही नहीं लगेगा पैसा बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आगे और 5 साल 10 साल के बाद जब मुड़ के देखेंगे तो पता लगेगा एक पर्याप्त राशि आपने इकट्ठा कर ली है। सो दैट इज हाउ वन शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एंड sooner the better, sooner the better. And if you start using the efficient instruments, of course you can do better. अगर efficient instrument में नहीं भी कर रहे हैं, but at least you are saving, so it's better than spending it. So I think one should start as and when immediately. या नीरज, मेरे पास कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि लोग बोलते हैं कि अगर हमें 1 करोड़ का कॉर्पस हमें इकट्ठा करना है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपकी इनकम भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी 1 लाख 2 लाख इनकम है, और कई मतलब सवाल ये होता है कि अगर इनकम बहुत कम है, किसी की 20,000 है, 30,000 है, या सपोज 50,000 मंथली इनकम है, और ऊपर से एक्सपेंसेस भी इतने ज्यादा हैं कि लोग बोलते हैं कि उसमें आप बचा ही नहीं पाते हैं। So like what is the minimum amount of investment that can be done on the monthly basis? Charu, it can start from as low as 500 rupees, right? So as I said, intent is far more important. So intent and execution. So आप 500 रुपए तो बचा पाते हैं ना, या आज की डेट में अगर आप कहीं पर लंच करने भी चले जाएं तो आपके 2-2,500 रुपए कहीं नहीं गए, बड़े इजीली खर्च हो जाते हैं, राइट? और अगर आज आप बैठे हैं इस शो के बाद में और ये पेन डाउन करना शुरू करें कि मेरा जो खर्चा हो रहा है मंथली वो कहाँ हो रहा है, तो पहला तो प्रॉब्लम ये होता है हम लोग लिखते भी नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है पैसा आया तो गया कहाँ, and we just wonder where it has gone. So start budgeting, right? Start writing your expenditures instead of worrying कि पैसा कहाँ गया. You should know पैसा कहाँ गया, and then try and figure out कि what are those expenditures which can be curtailed. अगर आप महीने में 4 बार डाइन आउट कर रहे हैं तो उसको 2 बार कर लीजिए, तो 2 बार का पैसा बचा ना वो निवेश कर लीजिए, राइट? सो जो आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर्स है, ट्राई टू मिनिमाइज दैट, राइट? बेसिक नीड्स तो हर एक की है, बेसिक नीड्स बड़े आराम से मीट हो जाती हैं जो इनकम है। एंड आई हैव सीन चारू इन माय लाइफ, आई हैव सीन द एग्जांपल्स,
people with hefty payouts, people with hefty paychecks were struggling to save, बिकॉज देन उनका खर्चा भी बड़ा हो जाता है ना, बिकॉज वो अपने जरूरतों के हिसाब से नहीं जी रहे हैं, दे लिव फॉर द सोसाइटी, दे लिव टू शो ऑफ कि वो यूरोप टूर के लिए गया है तो मुझे भी जाना है, उसने ज़ारा के कपड़े पहने हैं तो मुझे भी पहनने हैं, उसने अभी बड़ी गाड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदी है तो मेरे को भी खरीदनी है। तो वो एक रैट रेस है, अगर आप उसमें लगे रहेंगे तो आप पैसे तो बचा ही नहीं पाएंगे वो। सो यू हैव टू लुक एट इट शुड नॉट बी योर स्टेटस सिंबल रिलेटेड एक्सपेंडिचर। ट्रू। अच्छा नीरज, जहां तक पोर्टफोलियो बनाने की बात आती है तो मल्टी एसेट अप्रोच जो है वो यूजुअली जो है एडवाइजेबल होता है कि आप जो है आपने कहीं से शुरुआत करा, आपने अपना सारा पैसा जो है आप एक ही एसेट क्लास में आप मत लगाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप सारा इक्विटी में मत लगाइए, कुछ मतलब आप डाइवर्सिफाई करिए जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, गोल्ड हो गया, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया। सो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए मल्टी एसेट अप्रोच कितना काम करता है? देखिए, मल्टी एसेट अप्रोच डेफिनेटली अच्छी तरह से काम करता है, बिकॉज इट डाइवर्सिफाई योर रिस्क, इट हेजेस योर रिस्क, एंड इट क्रिएट्स अ पोर्टफोलियो जो अलग अलग एसेट क्लास में जो कि आपस में डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं होते। सो ऑफ कोर्स इट इट कंटेन्स द रिस्क, दैट्स वन। रिटर्न्स शायद एक स्टैंड अलोन इक्विटी एसेट में हो सकता है ज्यादा है या स्टैंड अलोन रियल एस्टेट में ज्यादा है, बट दैट इज नॉट द पर्पस हियर। द पर्पस इज आल्सो टू प्रोटेक्ट द डाउन साइड। अभी सवाल ये होता है आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। एज यू सर, अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो अच्छा है तभी तो आप रियल एस्टेट में जाएंगे, क्योंकि आज अगर आप बात करें दिल्ली एनसीआर की तो कोई भी रियल एस्टेट का टिकट साइज 1-1.5 करोड़ से नीचे तो नहीं आता है कुछ भी, राइट। और होता क्या है कि जब आप रियल एस्टेट की तरफ जाते हो तो आपके बाकी एसेट्स खत्म हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, बिकॉज द टिकट साइज इज सो बिग। या तो वो आप लोन लेंगे तो आपका सरप्लस कम हो जाएगा बिकॉज ईएमआई चल रहा है उसका, तो एसआईपीज अफेक्ट होती हैं। तो अगर आप इक्विटी, डेट और कमोडिटी एज ए गोल्ड या सिल्वर अगर आप बात करें तो आज की डेट में मल्टी एसेट फंड्स आते हैं, आप उसमें कुछ डाल सकते हैं। अगर आपका पैसा इट ऑल बॉइल्स डाउन आल्सो टू व्हाट काइंड ऑफ अ मनी दैट इज एंड व्हाट इज द टेन्योर ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका टेन्योर 10 साल या उससे ज्यादा है, तो आप डेट में अगर पैसा रखते हैं ऑफकोर्स आपको रिटर्न कम देगा, सेफ्टी देगा, बट वी नीड टू लुक एट कितना रखना है। So when we talk about the diversification, we also need to understand what percentage of that asset should be allocated, or the money should be allocated to a particular asset, and that depends upon various factors. One, the purpose of investment, the goal of investment. That's one. Your risk profile with the money, how much risk you are willing to take with that, and the time horizon of your investment. So, looking at all these 3-4 various parameters, one can distribute their money to different asset classes. श्योर। आखिरी सवाल होगा नीरज इस पॉडकास्ट पर, हमारे ऑडियंसेस को कुछ स्मार्ट टिप्स दीजिए कि कैसे वो करेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करें, और साथ ही रिटायरमेंट के लिए भी कुछ आप ऑप्शंस बताइए कि कैसे अपने रिटायरमेंट को वो बेहतर बना सकते हैं। देखिए चारू, सबसे पहले तो कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग है, लाइफ में कोई भी लक्ष्य है, जब हम कहते हैं गोल, तो वी बिलीव दैट until unless you have ample wealth, and when you look at for the wealth enhancement or the wealth maximization, before that you have some goals to achieve, right? That goal could be a retirement goal or financial freedom goal. That goal could be goal to higher education of your child, or a goal to purchase a home. So decide on that goal and quantify that goal. So as we usually say, any goal which is not a smart goal is not achievable. And smart goal, we all know, we have studied in various platforms, we have listened about it, there are so many lectures on it. It is specific, measurable, achievable, realistic, and have a timeline to it. So जब आप पैसा निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछिए, why are you investing that money? What is the purpose of investment? Is the purpose to make yourself financially free? If the answer is yes, when? Right? आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, एंड देन क्वांटिफाई कि मुझे वो फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए क्या कैश फ्लो चाहिए होगा, और उस कैश फ्लो के लिए व्हाट इज द कॉर्पस व्हिच इज रिक्वायर्ड। देन यू डू द बैकवर्ड मैथ्स। अभी होता क्या है, लार्जली हाउ पीपल इन्वेस्ट इज, अच्छा मेरे दोस्त ने कहाँ इन्वेस्ट किया, मेरे कुलीग ने कहाँ इन्वेस्ट किया, अच्छा पार्टी में मिले थे तो ये स्टॉक टिप मिली है, अभी हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, एंड यू डू दैट बिट्स एंड पीसेस, एंड यू डोंट हैव दैट गुड एक्सपीरियंसेस देयर आफ्टर. So, and you don't know what your goal is, you don't know what your risk profile is. So that's where the challenge comes, and when investing experiences goes bad.
So if you quantify your goals, basis that you start your investment, then you know what contribution is required. Is that contribution achievable or not based on your income and expenditures? What is the surplus? And then start investing. Take steps, and it's always a journey in progress, right? It's not something that I give you a tip today and which is going to change your life forever. That's not going to happen. It's an evolving process. So when you start, you understand, you do some mistakes, you make some mistakes, then you learn from it, but try to make lesser mistakes. That is very, very important. चलिए, थैंक यू सो मच नीरज पूरी बातचीत के लिए और अपना समय देने के लिए इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच चारू, थैंक्स वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। चलिए, तो आज इस पॉडकास्ट में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप्स पर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।